क्लास 11th के पहले क्लास में हम सभी दोस्तों का वेलकम करते हैं। और आज एफएससी फर्स्ट ईयर की हम केमिस्ट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी बुक से हम कोई टॉपिक नहीं पढ़ रहे, सिर्फ ये कुछ एक्स्ट्रा और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो आपको मालूम होनी चाहिए और बुक में मौजूद नहीं है। बुक के टॉपिक्स हम कल से स्टार्ट कर देंगे, यानी आने वाली नेक्स्ट वीडियो से। इसमें हम सिर्फ आपको केमिस्ट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे कि केमिस्ट्री है क्या, ये सब्जेक्ट आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है और इस लेवल पर आपको केमिस्ट्री की कौन कौन सी ब्रांचेज बताई जाएंगी, कौन कौन सी ब्रांचेज आपके सिलेबस में शामिल हैं और पढ़ाई जाएंगी आपको। ठीक है, थोड़ा सा सिलेबस आपका डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया, तो लेट्स स्टार्ट। केमिस्ट्री जो वर्ड है ये बेसिकली अरेबिक वर्ड अल्कीमिया से निकला है। ज़्यादातर चीज़ें साइंस में लैटिन ग्रीक होती हैं, लेकिन यहाँ पर जो देखने वाली बात है ये अरेबिक वर्ड है। अरेबिक वर्ड है बेसिकली अल्कीमिया। इसका अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करें अल्कीमिया की, तो अल्कीमिया का मतलब बनता है आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, यानी एक चीज़ को आपने दूसरी चीज़ में कन्वर्ट कैसे करना है। ओके, केमिस्ट्री का नाम सुनते ही आपके जनरली जहन में रिएक्शंस ही दौड़ने लगते हैं, तो यस ठीक है, रिएक्शन बेस्ड है केमिस्ट्री आपकी। आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी एक ए को बी में कन्वर्ट करो, बी को सी में कन्वर्ट करना, सी को डी में कन्वर्ट करना, डी से ई बनाना, एंड इस तरह से सो ऑन आगे चलता जाना। ठीक हो गया, दिस इज बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक वर्ड हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री। ओके, अब अल्कीमिया से जो चीज़ वजूद में आई वो थी अल्केमी। वर्ड अल्कीमिया से एल्केमी वजूद में आई। ज़्यादातर लोग होप सो एल्केमी के बारे में जानते होंगे, नहीं जानते तो मैं अभी बताता हूँ आपको। जो अल्केमी है वो मुकम्मल तौर पर केमिस्ट्री तो नहीं थी। अल्केमी मुकम्मल तौर पर केमिस्ट्री तो नहीं थी, लेकिन केमिस्ट्री से कुछ मिलती जुलती थी। ठीक है, अल्केमी में क्या था कि साइंटिस्ट जो हैं इसी आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन पर ही काम करते थे। लेकिन क्या काम करते थे, जो कॉमन चीज़ें होती थी उनको वो गोल्ड में कन्वर्ट करने की कोशिश करते थे, सोना बनाने की कोशिश करते थे उनसे। ठीक है, और दूसरा जो उनका मेन पर्पस था वो ये था कि जिन डिजीज़ की वजह से लोग आमतौर पर मौत के मुंह में चले जाते हैं उनका क्योर ढूंढा जाए। ठीक है, उनका क्योर ढूंढा जाए और जिसकी वजह से जो डेथ का जो कंसेप्ट है वो ही लाइफ में से ख़त्म कर दिया जाए। ठीक है, लोगों को एक इटरनल लाइफ मिल जाए, लोगों की कभी डेथ ना हो। ठीक हो गया, ये दो कॉमन पर्पसेस थे एल्केमिस्ट्स की। जो एल्केमी पढ़ते थे उन्हें हम एल्केमिस्ट्स बोलते थे, और जो आज केमिस्ट्री पढ़ते हैं उनको हम केमिस्ट्स बोलते हैं। ओके, एल्केमिस्ट्स, इनका मानना था कि जो चीज़ें हैं हर चीज़, ठीक है, वो कुछ बेसिक एलिमेंट्स से मिलकर बनी है और इन बेसिक एलिमेंट्स की कंपोजिशन चेंज करने से किसी भी मैटर के अंदर इन बेसिक एलिमेंट्स की कंपोजिशन चेंज करने से क्या होता है कि नया सब्सटेंस वजूद में आ जाता है। तो इस तरह से इनका मानना था कि कभी ना कभी गोल्ड बनाने में कामयाब हो जाएंगे आम चीज़ों से, लाइक स्टील, आयरन से। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सका, ऐसा ये कभी नहीं कर सके। लेकिन इस दौरान कुछ फ़ायदेमंद टेक्निक्स भी डिस्कवर हो गई जो आज अभी तक केमिस्ट्री में इस्तेमाल होती हैं। ओके, तो दैट वाज एल्केमी। अब बात करते हैं केमिस्ट्री की। एल्केमी से डायरेक्ट फिर केमिस्ट्री वजूद में आ गई। केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो साइंस की ब्रांच है दैट डील्स विद चार मेन चीज़ों से, 4 से 5 चीज़ें जिनके साथ
अगर हम कहें कि ये केमिस्ट्री का जूस है, किस्म केमिस्ट्री की समरी है, तो गलत नहीं होगा। उनमें कंपोजिशन है, उनमें स्ट्रक्चर है, उसमें प्रॉपर्टीज़ हैं, उसमें रिएक्शंस हैं, और इन चार चीज़ों को देखने के लिए और स्टडी करने के लिए हमारे पास कुछ लॉज एंड प्रिंसिपल्स भी मौजूद हैं। ठीक हो गया। साइंस की वो ब्रांच जिसमें हम कंपोजिशन, स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शन को स्टडी करें, और इन चीज़ों को स्टडी करने के लिए हमारे पास लॉज और प्रिंसिपल भी मौजूद हों, ऐसी ब्रांच को हम बोलते हैं कि दैट इज़ केमिस्ट्री। एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है केमिस्ट्री साइंस की। वैसे तो सारी ब्रांचेज ही अपनी जगह इम्पॉर्टेंट हैं। नाउ केमिस्ट्री का स्कोप दुनिया के आप जिस शोबे में चले जाओ, जिस फील्ड ऑफ लाइफ में चले जाओ, खा मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, कोई भी फील्ड हो, वहाँ पे केमिस्ट्री का कुछ ना कुछ रोल आपको ज़रूर नज़र आ जाता है। ये बात आपको बताने की ज़रूरत भी नहीं है। इस डेफिनेशन को अगर हम किसी कंपाउंड पर अप्लाई करें, लाइक 9th क्लास में आपने इसको H2O पर अप्लाई करना सीखा होगा। कैसे अप्लाई करें? कंपोजिशन अगर H2O की देखें तो क्या है कंपोजिशन? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यही है ना कंपोजिशन। स्ट्रक्चर अगर देखें तो कैसा है? दिस इज स्ट्रक्चर। प्रॉपर्टीज़ देखें तो वाटर हमेशा कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, एंड एटसेट्रा। ठीक हो गया। और अगर इसके फर्दर रिएक्शंस की हम बात करें तो लाइक कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट करके ग्लूकोज और आपका ऑक्सीजन बनाते हैं इन फोटोसिंथेसिस। ओके, ये आपने रिएक्शन भी इसके और मज़ीद रिएक्शंस भी हम वाटर वाले चैप्टर में कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, या आपने इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो वहाँ भी वाटर के कुछ ना कुछ रिएक्शंस आपने ज़रूर पढ़े होंगे। ओके, तो ये था केमिस्ट्री के बारे में। अब ज़रा हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ब्रांचेस को हमने फर्स्ट ईयर के अंदर स्टडी करना है केमिस्ट्री की। आई होप सो पेपर सीधा ही पढ़ा होगा और आपको अच्छे से नज़र आ रहा होगा। जिस तरतीब से ब्रांचेस हमारे पास गिवन है उसी तरतीब से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर तो आपका बेसिक कंसेप्ट का है, उसे आप किसी जो है ब्रांच में गिनो ही ना। तो सेकंड चैप्टर आपका एनालिटिकल केमिस्ट्री का स्टार्ट हो जाता है। एनालिटिकल केमिस्ट्री में जैसे कि नाम से जाहिर है, हम एनालिसिस और सेपरेशन की बात करते हैं। एनालिसिस एंड सेपरेशन की बात करते हैं। आपको कोई सैंपल दे दिया जाता है और कहा जाता है कि ये बताओ कि ये सैंपल किस चीज़ का है, और या फिर इस चीज़ के अंदर क्या क्या चीज़ें और मौजूद हैं, उनको अलहदा करके दिखाओ। वो सब हम स्टडी करते हैं एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, कोई कंपाउंड आपको दे दिया, लाइक कोई भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक CH4 दे दिया, मीथेन, ये गैस फॉर्म में मौजूद है, और आपको कह दिया गया कि ये बताओ कि इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स मौजूद हैं। आप स्टडी करोगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री के रूल्स को अप्लाई करोगे, और जिसने आपको ये कंपाउंड मीथेन दिया है उसको आप बताओगे कि इसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। ओके, ये बात होप सो क्लियर हो गई होगी। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर हम दो तरह की एनालिसिस और सेपरेशन पढ़ते हैं, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस और दूसरी हम पढ़ते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। किसी भी सैंपल में ये चीज़ पता करना है कि कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं, लाइक कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद हैं। ठीक है, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस ये है कि कितनी मिकदार में जो है कार्बन मौजूद है और कितनी मिकदार में हाइड्रोजन मौजूद है। लाइक अगर हम 1 मोल CH4 का लें तो उसके अंदर 1 मोल कार्बन मौजूद होगा और 4 मोल हाइड्रोजन मौजूद होंगे। ये आपकी दैट इज़ क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ओके, इसके अगर हम स्कोप की बात करें तो जनरली जो फूड साइंसेज हैं, फूड की एनालिसिस करते हैं, फूड इंस्पेक्टर्स वगैरह,
फूड साइंसेज, हेल्थ, ठीक है। इंडस्ट्री के अंदर इसका बहुत रोल है कि इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोडक्ट्स बन रहे हैं उनकी नेचर को चेक करना, न्यूट्रिटिव हैं, हेल्दी हैं, डेंजरस तो नहीं है, वो सब भी एनालिटिकल केमिस्ट्री का ही काम होता है। ओके, एनालिटिकल केमिस्ट्री के बाद हमारे पास एक काफ़ी बड़ी ब्रांच आ जाती है, दैट इज़ फिजिकल केमिस्ट्री। और आपकी फर्स्ट ईयर का जो मेजर पोर्शन है वो भी फिजिकल केमिस्ट्री पर ही बेस करता है। फिजिकल केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो जैसे कि नाम से जाहिर हो रहा है फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री। वैसे तो ये फिजिक्स का लफ्ज़ इधर हम बराए नाम ही इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत कम हम फिजिक्स के रूल्स इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर हम केमिस्ट्री ही इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कहीं कहीं फिजिक्स के रूल्स हम इस्तेमाल कर लिया करते हैं, तो इस वजह से फिजिकल केमिस्ट्री कुछ ना कुछ कह सकते हैं। ठीक हो गया। इसके अंदर हम दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप स्टडी करते हैं। हम दो चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। कौन कौन सी दो चीज़ें? फर्स्ट इज़ कंपोजिशन एंड सेकंड वन इज़ प्रॉपर्टीज़। कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज़ के अंदर जो है ये काफ़ी एक गहरा रिलेशन मौजूद है। कैसे? लाइक आप देखो कि H2O है एक, ठीक है, और दूसरा कंपाउंड है H2O2। दिस इज़ वाटर, दिस इज़ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। अगर आप इसको पियो तो ये आपके लिए ज़िंदगी है। H2O2 सेपरेट, अगर आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इसको अगर आप पियो तो हो सकता है काफ़ी आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है H2O2। ठीक हो गया। सिर्फ कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ कंपोजिशन का फ़र्क है। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन। सिर्फ कंपोजिशन चेंज करने से उसकी प्रॉपर्टीज़ ही क्या हो गई? चेंज हो गई। ठीक हो गया। ऐसी चीज़ों को हम फिजिकल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ये तो एक बहुत छोटी सी और एक बहुत जनरल सी एग्जांपल थी, इसके अलावा बहुत वास्ट ब्रांच है ये। ओके, इसके अंदर हम किस तरह के टॉपिक्स को स्टडी करते हैं? लाइक हम एटॉमिक स्ट्रक्चर को इसी के अंदर स्टडी करते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके अलावा मॉलिक्यूल फॉर्मेशन को भी, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन या केमिकल बॉन्डिंग का जो चैप्टर है वो भी आपका फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर होता है। लाइक सॉलिड स्टेट का चैप्टर, लिक्विड स्टेट का चैप्टर, गैसेस का चैप्टर, वो सारा हम फिजिकल केमिस्ट्री में ही स्टडी किया करते हैं। ओके, इसके अलावा फिजिकल केमिस्ट्री का थोड़ा बहुत रोल इंडस्ट्री में भी है। केमिस्ट्री एक्चुअली एक इंडस्ट्रियल साइंस है, हर ब्रांच कहीं ना कहीं जाकर इंडस्ट्री से लिंक हो ही जाती है। ओके, तो दैट वाज ऑल अबाउट फिजिकल केमिस्ट्री। उसके बाद फिजिकल केमिस्ट्री के बाद हम बात कर सकते हैं थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में। थर्मोकेमिस्ट्री जैसे कि नाम से जाहिर है आपके सामने, थर्म प्लस केमिस्ट्री। थर्म के मायने होते हैं हीट, तो हीट प्लस केमिस्ट्री। ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री की हम अगर कह लें कि ये एक्सटेंशन है तो ज़्यादा कोई बुरी बात नहीं होगी, लेकिन आज जो है थर्मोकेमिस्ट्री वो काफ़ी एडवांस हो चुकी है। इसकी आगे फर्दर भी ब्रांचेस बन चुके हैं। स्टैटिकल थर्मोकेमिस्ट्री भी होती है, डायनामिकल थर्मोकेमिस्ट्री भी होती है। इसके अलावा एक आधी ब्रांच और भी है थर्मोकेमिस्ट्री की जिसका नाम मेरे जहन से स्किप हो गया है। नाम मैं चलो इधर लिख देता हूँ, स्टैटिकल एंड डायनामिकल। इसके अलावा शायद कोई क्लासिकल थर्मोकेमिस्ट्री भी होती है। लाइक वो तीसरी ब्रांच को मुझे नाम याद नहीं आ रहा, वो आप खुद ही आप पर ही छोड़ देते हैं। इधर लिख देते हैं कि कंडीशन अप्लाइड। इसको खोजिए और पता कीजिए, पता हो तो कमेंट में कोई लिख दे ताकि मुझे भी पता चल जाए। हीट और केमिस्ट्री को हम इकट्ठा स्टडी करते हैं। जो जनरली केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनके अंदर दो बातें हो सकती हैं। एक बात क्या कि या तो हीट रिलीज होगी, दूसरी बात ये कि हीट एब्जॉर्ब होगी। इन सब बातों को हम थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। इसका फ़ायदा क्या होता है कि जब हम किसी रिएक्शन को स्टडी कर रहे होते हैं तो हमें ये बात पता चल जाती है कि इसके अंदर हीट रिलीज़ होगी या एब्जॉर्ब होगी। रिलीज़ होगी तो हम पहले से इंतज़ाम करके रखते हैं
कि अगर इसने हीट रिलीज़ करनी है तो हमारे पास कुछ ना कुछ इंतज़ाम होना चाहिए कि हम उस हीट को किधर यूटिलाइज करेंगे। ओके, अगर हीट एब्जॉर्ब करनी है इस रिएक्शन ने हीट एब्जॉर्ब करके आगे प्रोसीड करना है, तो हम इस बात का भी इंतज़ाम करके रखते हैं कि इस रिएक्शन को हमने हीट सप्लाई करनी है। ठीक हो गया। तो मेजर इसका भी जो पोर्शन है, लिंक जो है इसका, वो इंडस्ट्री से ही जाकर मिलता है। थर्मोकेमिस्ट्री के बाद अगली ब्रांच जो फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ाई जाती है वो होती है आपकी केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में आप क्या चीज़ स्टडी करते हो कि अगर एक रिएक्शन प्रोसीड कर रहा है, ठीक है, इसकी कुछ ना कुछ स्पीड होती है, रिएक्शन की कुछ ना कुछ स्पीड होती है या रिएक्शन का कुछ ना कुछ रेट होता है जिससे वो आगे प्रोसीड कर रहा होता है। आपने इस स्पीड को या इस रेट को किस तरीके से इंक्रीज़ करना है, ये बात आपको बताती है केमिकल काइनेटिक्स, या इसको हम कभी कभी रिएक्शन काइनेटिक्स भी बोलते हैं। इस तरह के टॉपिक लाइक टेम्परेचर का क्या इफ़ेक्ट होगा इसके ऊपर, उसके साथ कंसंट्रेशन का क्या इफ़ेक्ट होगा, लाइट का क्या इफ़ेक्ट होगा, अगर हम कोई कैटलिस्ट अप्लाई कर दें रिएक्शन के ऊपर तो इसका क्या इफ़ेक्ट होगा, और इंजाइम्स के बारे में भी हम जनरली कुछ ना कुछ इसी चैप्टर के अंदर ही पढ़ते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि इंजाइम्स आर गुड कैटलिस्ट्स। ठीक हो गया। तो इस तरह के टॉपिक्स हम जनरली इस चैप्टर के अंदर या इस ब्रांच के अंदर पढ़ा करते हैं। यहाँ पर आपकी फर्स्ट ईयर की तमाम ब्रांचेस कंप्लीट हो गई। यहाँ पर आकर के आपकी फर्स्ट ईयर की तमाम ब्रांचेस कंप्लीट हो गई। सेकेंड ईयर अगर स्टार्ट करें तो सबसे पहली ब्रांच जो स्टडी की जाती है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या चीज़ें होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं वो ऑर्गेनिक के उलट होती हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऑर्गेनिक क्या होती है, इनऑर्गेनिक आपको खुद ब खुद ही समझ में आ जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के जितने कंपाउंड्स हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के जितने भी कंपाउंड्स हैं और उनके जितने डेरिवेटिव्स हैं, लाइक एक कंपाउंड है CH4, इस CH4 के अंदर कार्बन है और 4 हाइड्रोजन है। ये एक कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बन और हाइड्रोजन नजर आ रहे हैं, कोवेलेंटली बॉन्डेड भी हैं। डेरिवेटिव से क्या मुराद कि ये हाइड्रोजन है, कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन। मैं एक हाइड्रोजन को निकाल कर उसकी जगह Cl लगा दूं, मैं 2 हाइड्रोजन को निकाल कर उसकी जगह Cl लगा दूं, मैं 3 हाइड्रोजन को निकाल के Cl लगा दूं, मैं चारों के 4 हाइड्रोजन को निकाल कर Cl लगा दूं। ये जो 4 के 4 कंपाउंड बने, ये CH4 के क्या कहलाएंगे, डेरिवेटिव्स, कि उनसे डेरिवेट किए गए, उनसे निकाले गए, अखज किए गए। ठीक हो गया। तो इन सब को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी किया जाता है। कार्बन के जितने कंपाउंड्स, कार्बन के साथ जनरली केसेस में कभी कभी हमें ऑक्सीजन भी देखने को मिल जाता है, कभी कभी नाइट्रोजन भी, फास्फोरस, सल्फर भी हमें देखने को मिल जाते हैं। मेटल्स हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं, बहुत रेयर केसेस में, लाइक मैग्नीशियम हमें कभी कभी देखने को मिल जाता है। इनऑर्गेनिक में क्या है कि कार्बन के अलावा, कार्बन के कंपाउंड्स के अलावा, कार्बन के कोवेलेंट कंपाउंड्स के अलावा जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सब के सब हम क्या करते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड में स्टडी करते हैं। लाइक आपका वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, SiO2, इन जैसे जितने भी कंपाउंड्स हैं वो सारे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। दोनों ब्रांचेस जो हैं इंडस्ट्री से लिंक हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो ज़्यादातर, इनऑर्गेनिक का जो ज़्यादा स्कोप है वो कहाँ पर है, आपके सीमेंट इंडस्ट्री में है, आपकी सिरेमिक इंडस्ट्री में है। सिरेमिक की जो आपके मेकअप्स वगैरह बनते हैं, मेकअप, वार्निशेस, क्रीम्स वगैरह, वहाँ पर ज़्यादा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का रोल है। इसके अलावा मेटलर्जी, अगर आपने कहीं से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, ज़मीन में से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना है, तो उसका रोल भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्ले करती है। जबकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो मेडिसन, आपकी एग्रीकल्चर, ठीक है, इवन के लाइफ का आपका बहुत सा हिस्सा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर डिपेंड करता है। लाइक आपके खाने पीने से लेकर आपके पहनने तक, ठीक है, जो आप क्लोथिंग इस्तेमाल करते हो वहाँ तक,
ये सारा आपका ऑर्गेनिक पर डिपेंड है, वो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड आप यूज़ करते हो। मेडिसिन भी आपकी ऑर्गेनिक होती हैं, मेडिकल फील्ड में भी इसका ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक अच्छा रोल है। ओके, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बाद आप जो ब्रांच स्टडी करते हो सेकेंड ईयर में, वो है बायोकेमिस्ट्री। वैसे तो ये एक बराए नाम ब्रांच है हमारे सिलेबस में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ इसका हिस्सा आपका मौजूद है। आपका चैप्टर नंबर 13 सेकेंड ईयर में, उसके कुछ पेजेस, लास्ट 2 to 3 पेजेस, और चैप्टर नंबर 14 उसका मेजर पोर्शन, ठीक है, ये आपका बायोकेमिस्ट्री पर मुश्तमिल है। चैप्टर नंबर 13 का थोड़ा लास्ट पोर्शन और चैप्टर नंबर 14 का आपका मेजर पोर्शन, ज़्यादातर हिस्सा आपका बायोकेमिस्ट्री पर मुश्तमिल है। बायोकेमिस्ट्री जैसे कि नाम से जाहिर है कि हम बायो और केमिस्ट्री को साथ साथ लेकर चलते हैं। बायो और केमिस्ट्री को हम साथ साथ लेकर चलते हैं। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं, वो सब के सब हम बायोकेमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। ठीक है, उनके स्ट्रक्चर, कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ और कुछ लॉज हम अप्लाई करके उनके अंदर रिएक्शंस को स्टडी करने की कोशिश करते हैं। इसका जो मेजर स्कोप है वो डिजीज़ की क्योर प्रिवेंशन में है, ठीक है, और मेडिसिन की फॉर्मेशन में है। कुछ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूल्स भी बायोकेमिस्ट्री में हम अप्लाई कर देते होते हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर में इसका बहुत एक अच्छा रोल है, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स वगैरह बनाने में। उसके अलावा फूड साइंसेस के अंदर एक बहुत अच्छा रोल बायोकेमिस्ट्री प्ले करती है। मज़ीद अगर बात करें अगली ब्रांच की, तो अगली ब्रांच जो इस लेवल पर आपको पढ़ाई जाती है वो है आपकी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री जो है वो थोड़ी बहुत इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी लिंक करती है, थोड़ी बहुत क्या अच्छी खासी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिंक करती है। जैसे कि नाम से जाहिर है, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री, इंडस्ट्री की केमिस्ट्री, केमिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री। वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ कि केमिस्ट्री एक साइंस ही इंडस्ट्री की है, साइंस ऑफ इंडस्ट्री है केमिस्ट्री, लेकिन इसमें हम स्पेशल तौर पर इंडस्ट्री को ही फोकस करते हैं। लाइक आपने कमर्शियल स्केल पर जो प्रोडक्ट्स बनानी हैं, बड़े पैमाने पर आपने जो चीज़ें बनानी हैं, जनरली केमिस्ट्री में हम जो रिएक्शंस करते हैं वो लेबॉरेटरी तक महदूद रहते हैं और एक छोटे स्केल के रिएक्शंस होते हैं। लेकिन बड़े स्केल पर रिएक्शन करने के लिए हमें थोड़ी बड़ी स्टडी की ज़रूरत है और थोड़े बड़े रूल्स बनाने की, बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने की ज़रूरत है। तो इन सब को हम इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं कि हमने कमर्शियल लेवल पर अगर चीज़ें बनाने की ज़रूरत पेश आए तो हम वो कैसे बना सकते हैं। ओके, इन चीज़ों के अंदर जो आप स्टडी करते हो उनमें ज़्यादातर क्या होता है, आपके पेंट्स, सोप, टेक्सटाइल, इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, वो तो हम इधर भी बना रहे थे, बायोकेमिस्ट्री में भी हमने, ऑर्गेनिक में भी देखा कि हम वहाँ भी बनाया करते हैं चीज़ें। लेकिन बड़े पैमाने पर अगर हमें ये चीज़ें बनाने की ज़रूरत पड़े तो हम फिर इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री का सहारा लेते होते हैं। ओके, आई होप ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। और लास्ट ब्रांच जो हम इस लेवल पर सेकेंड ईयर में स्टडी करते हैं वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जैसे कि आपके सामने है कि इन्वायरमेंट प्लस केमिस्ट्री, इन्वायरमेंट की केमिस्ट्री को स्टडी करना, केमिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, इसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। हमारे इन्वायरमेंट में जनरली बहुत सी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता, ठीक। तो इन सब को हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं, कौन से जो रिएक्शंस हैं हमारे इन्वायरमेंट के लिए बेनिफिशियल हैं, कौन से जो रिएक्शंस हैं उनको हमें रोकना चाहिए इन्वायरमेंट के अंदर और वो हमारे लिए हार्मफुल हैं, हम पोल्यूशन पर कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, हम एक हेल्दी इन्वायरमेंट किस तरीके से बना सकते हैं, ये सब बातें आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में स्टडी करते हो। हम फ्रेश वाटर किस तरह से मुहैया कर सकते हैं, अगर वाटर पोल्यूट हो गया है, ख़राब हो गया है, गंदा हो गया है, तो हम उसको किस तरह से क्लीन कर सकते हैं। क्लीनिंग टेक्निक्स भी इस इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर आप स्टडी करते हो। मैट्रिक में तो आप इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के गालिबन 2 चैप्टर पढ़ के आए होंगे, एक एटमॉस्फेयर और वाटर। यहाँ पर सिर्फ एक ही चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16 सबसे लास्ट चैप्टर है।
इसके अलावा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में हम और भी साइंसेस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इस्तेमाल करते हैं, लाइक थोड़ी बहुत बायोलॉजी अप्लाई करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। सॉइल साइंसेस के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको भी हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में थोड़ा बहुत यूज़ कर लिया करते हैं। ओके, इसके अलावा केमिस्ट्री की और भी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, जिनमें एक बहुत ज़बरदस्त ब्रांच न्यूक्लियर केमिस्ट्री, जो आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई जाती। ठीक, इसके अलावा आप अप्लाइड केमिस्ट्री, वो भी आपको इस लेवल पर नहीं पढ़ाई जाती। इसके अलावा क्वांटम केमिस्ट्री भी होती है, जिस तरह से क्वांटम फिजिक्स होती है इस तरह से क्वांटम केमिस्ट्री भी हुआ करती है, वो भी आपको इस लेवल पर नहीं पढ़ाई जाती। एक कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती है, वो भी इस लेवल पर आपको नहीं पढ़ाई जाती। लेकिन अच्छी ब्रांचेज हैं केमिस्ट्री की, इनको सिलेबस में इंक्लूड होना चाहिए, ज़रूर इंक्लूड होना चाहिए। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती कह लें कि ये चीज़ें अभी सिलेबस में हमारे इंक्लूड नहीं है। कम से कम न्यूक्लियर और कोऑर्डिनेशन को तो मैं समझता हूँ इंक्लूड होना चाहिए। क्वांटम केमिस्ट्री चलो एक हाई लेवल केमिस्ट्री है, बेशक उसे रहने दें, कम से कम न्यूक्लियर केमिस्ट्री और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमारे सिलेबस में इंक्लूड होनी चाहिए। इसके अलावा एक ब्रांच हम मिस कर गए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी हम स्टडी करते हैं फर्स्ट ईयर में। चैप्टर नंबर 10 आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का होगा। इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शंस को हम साथ साथ स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हुए हम कुछ केमिकल रिएक्शंस करवाते हैं, या कुछ केमिकल रिएक्शंस करवाकर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। ओके, दोनों काम हो सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके केमिकल रिएक्शन करो या केमिकल रिएक्शंस करवाकर इलेक्ट्रिसिटी पैदा करो। इसका भी इंडस्ट्री में एक अच्छा खासा रोल है, लाइक इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो गया, चीज़ों की एक्सट्रैक्शन हो गई, मेटल्स की एक्सट्रैक्शन, डॉन सेल, नेल्सन सेल, किस चीज़ की प्रिपरेशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड की, आपकी जो इलेक्ट्रोटाइपिंग है वो भी इसी के अंदर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। ज़्यादा आपको नहीं बताया इस लेक्चर में, थोड़ा थोड़ा हर ब्रांच के बारे में बताया, क्योंकि जैसे कोई चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे, कोई ब्रांच हम स्टार्ट किया करेंगे, तो उससे पहले भी आपको काफ़ी डिटेल के साथ मैं बताया करूँगा। तो इस लेक्चर के लिए फ़िलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं बुक के टॉपिक्स के साथ नेक्स्ट क्लास में।